काली अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान ना ही कोई जानवर ठहरा हुआ। बावड़ी का पानी अचानक ही रंग बदलने लगता है। एक भयंकर आवाज के साथ फिर शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दो लड़कियां संभल संभल कर बावड़ी की ओर चली जा रही हैं। मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेकर वो बावड़ी तक पहुंच जाती हैं। कपड़ों का बैग दूसरी लड़की को पकड़ाकर पहली लड़की, जो काले दुपट्टे में है, धीरे धीरे बावड़ी का पानी लोटे में भरकर अपने ऊपर डालने लगती है। वह कुछ घबराई हुई है और जल्दी में भी है। मन ही मन कुछ प्रार्थना भी कर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। हर लोटे के बाद वह दूसरी लड़की की ओर देखती है, जो उसे हिम्मत रखने का इशारा कर रही है। कांपते हाथों से काले दुपट्टे वाली लड़की फिर एक लोटा अपने ऊपर डालती है और दूसरी लड़की की ओर देखने लगती है, लेकिन उसे वहां ना देखकर वह घबरा जाती है। डर के कारण आवाज उसके गले में ही रह जाती है। तभी उसे अपने कान के पास किसी के जोर जोर से सांस लेने की आभास होता है। वह मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती है। मम्मी पापा, छोटा भाई, सबके चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तभी उसे सिर पर भारीपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर पानी में डुबा रहा हो। वह सहायता के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसके बोलने की शक्ति कहीं खो जाती है। धीरे धीरे उसके खून से पानी लाल होने लगता है। तभी एक भयानक हंसी गूंजती है, इतनी भयानक कि कानों के पर्दे फटने लगते हैं। हंसी तेज पर तेज होने लगती है। नहीं नहीं कहते हुए आरती की आंख खुल जाती हैं। दोनों हाथों से उसने अपने कानों को ढक रखा है। क्या हुआ? सब ठीक है? क्यों घबरा रही है? कान से हाथ तो हटा। सुन मेरे बच्चे, उठ जा। आभा प्यार से आरती का सिर सहलाते हुए बोलती है। आरती घबरा कर आंखें खोलती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है? क्यों लगता है सुहाना खतरे में है? आरती की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है। आरती हर दूसरे दिन यही सपना देखती है। कल मंदिर चलते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, वह ही कोई रास्ता बताएंगे। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। अब आराम से सो जा। माँ ने आरती को आश्वस्त किया और उसे सुला दिया, लेकिन खुद ना सो सकी। सुबह होते ही आरती को लेकर माँ मंदिर पहुंच जाती है। सारी बात सुनकर पुजारी जी आरती को कुछ उपाय बताते हैं और कहते हैं, आरती बिटिया, क्या तुमने इस बारे में सुहाना को बताया? अगर नहीं बताया तो जरूर बताना। कई बार हमारे सपने में भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में हमें चेतावनी भी देते हैं। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर आरती सीधा सुहाना के ही घर चली गई। वैसे तो वह कई बार इस सपने के बारे में सुहाना को बता चुकी है, मगर सुहाना कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। आरती और सुहाना दोनों ही एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं, साथ में होमवर्क भी करते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे तो देखने में सब ठीक लगता है, लेकिन एक दुख है जो सुहाना को अंदर ही अंदर खाए जाता है। सुहाना के सुंदर गोरे चेहरे पर कुछ निशान हैं, जिसकी वजह से उसे उसके दोस्त चिढ़ाते हैं। इन निशानों की वजह से सुहाना का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो क्यों बेकार की बातों पर ध्यान देती है? पढ़कर एक ऐसा मुकाम हासिल कर कि सब तेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। आरती
ये किताबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस पर बीतती है ना, उसी को पता चलता है। मीनाक्षी मैडम का बर्थडे पार्टी में भी कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट गई कि सुहाना का मन दुखी हो गया। किसी ने उसके मुंह के निशानों को चांद पर पाए जाने वाले गड्ढे को बताया, तो किसी ने उन निशानों की तुलना दूध में गिरी हुई मक्खियों से कर दी। सबके बीच में हंसी का पात्र बनने से सुहाना का मन दुखी हो गया। उसने किसी से भी बात ना करने की कसम खा ली। खामोशी अब उसका स्वभाव बनने लगा। किशोरावस्था में पहुंचने की यह उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि बच्चे इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और अपने आप को अकेला कर लेते हैं। सुहाना का काफ़ी इलाज हो चुका है, लेकिन उसे इन निशानों से मुक्ति नहीं मिली। वह बहुत संवेदनशील है, इसलिए एलर्जी का शिकार भी जल्दी हो जाती है। उसके दोस्त और पड़ोसी भी इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए वह अपने आप को कई बार बहुत अकेला महसूस करती है। आरती को अब सुहाना की ज़्यादा फिक्र होती है। वह खुद ही सुहाना को फ़ोन करती है। सुहाना का फ़ोन अब कभी नहीं आता। आरती जब भी सुहाने से मिलने घर जाती है तो पता चलता है कि वह या तो सो रही है या अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है। आंटी सुहाना को कहना, कल शाम को मेरा बर्थडे है, ज़रूर आए। ठीक है बेटा, बता दूंगी। आजकल ना जाने क्या हो गया है, खाने के टाइम भी नीचे नहीं आती है। हाँ, लेकिन अब पहले से ज़्यादा खुश रहती है, इसलिए उसे मैं कुछ नहीं कहती हूँ। वैसे उसने फेसबुक पर एक नई दोस्त बनाई है। लड़की अच्छी है, मैंने भी एक बार बात की है। आरती को यह जानकर खुशी हुई कि सुहाना अब खुश रहती है, पर सुहाना ने कभी भी अपनी नई दोस्त का जिक्र उससे नहीं किया। उससे इस बात का दुख हुआ। आरती के घर में खुशी का माहौल है। फोन पर फोन आ रहे हैं, सब उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पार्टी की सारी तैयारी भी हो चुकी है, सजावट से लेकर केक तक सब कुछ तैयार है। लेकिन आरती के मन में यह दुविधा है, क्या सुहाना आएगी? सुहाना का फ़ोन तक नहीं आया। पार्टी ठीक टाइम पर शुरू हो जाती है। ग्रीन ड्रेस में आरती परी लग रही है। हल्का हल्का संगीत बज रहा है। दोस्त भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आरती को इंतजार है सुहाना का। केक काटने का समय हो रहा है और सुहाना अब तक नहीं आई। आरती सुहाना के घर फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसे निकले तो काफ़ी देर हो गई। आरती को सुहाना की फिक्र होने लगती है। आखिर आरती को केक सुहाना के बिना ही काटना पड़ता है। सुहाना के घर वाले भी परेशान हैं कि सुहाना कहाँ रह गई। पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब चले जाते हैं। तब सुहाना आती है। सुहाना की मम्मी भी आरती के घर पर ही सुहाना का इंतज़ार कर रही होती है। सुहाना देरी से आने के लिए माफ़ी मांगती है और माँ को देखकर घबरा जाती है। सुहाना की मम्मी उसे डांटना चाहती है, आरती के इशारे से मना कर देती है। कुछ देर रुककर सुहाना वो घर वापस चली जाती है। पहले सुहाना अपनी हर बात आरती को बताती थी, उससे सलाह लेती थी, लेकिन अब सुहाना एक पहेली बनते जा रही है। स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं और आरती अपने मामा जी के घर चली जाती है। जब वह वापस लौटती है तो सुहाना से मिलने उसके घर जाती है। बेटा, सुहाना तो अपने चाचा जी के घर गई है। मैंने तुम्हें उसकी नई दोस्त के बारे में बताया था ना, वह भी दिल्ली में ही है, घर पास में ही है उसका। सुहाना से मिलने आएगी वह। एक हफ्ता बीत गया, अब भी सुहाना दिल्ली में ही है। यह जानकर आरती को हैरानी हुई, क्योंकि वह कभी भी इतने दिन अपने चाचा जी के घर नहीं रहती है। सचमुच बहुत बदल गई है सुहाना। कौन है सुहाना की यह नई दोस्त?
एक पहेली। आरती सुहाना को फ़ोन करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सुहाना का मोबाइल बंद आ रहा है। सुहाना को गए 15 दिन होने वाले हैं और यह बात बहुत हैरानी की है। इन 15 दिनों में उसने आरती को एक बार भी बात नहीं की, जबकि आरती उसे फ़ोन करती ही रहती है और उसके जवाब का इंतज़ार करती है। आरती सोते सोते जाग जाती है। वह पसीना पसीना हो गई है। माँ की नींद भी खुल जाती है। क्या हुआ? अब इतना क्यों घबरा रही है? माँ, आरती कांपते हुए स्वर में बोली, आज मैंने वो सपना फिर देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र हो रही है सुहाना की। आरती फ़ोन उठा लेती है और सुहाना को मिलाने लगती है, लेकिन सुहाना फ़ोन नहीं उठाती। इस पर आरती घबरा जाती है। टाइम देखा है? रात के 1:30 बज रहे हैं। कौन जाग रहा होगा इस टाइम? सुबह सुहाना की मम्मी को फ़ोन करके हालचाल पूछ लेना। अब सो जा, इतना नहीं सोचते। आरती सोने की कोशिश करती है। उसे फिर से वही सपना आता है, वही डरावनी हंसी। वह घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लेती है, रोने लगती है। माँ उठकर लाइट जला देती है। आरती की रक्षा के लिए पाठ करने लगती है। आरती माँ की गोद में ही सर रखकर सो जाती है। वह फिर सपनों की दुनिया में चली जाती है। सुहाना को एक बावड़ी के पास बैठा देखती है। यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? सुहाना को सफ़ेद कपड़ों में देखकर आरती पूछती है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमसे कुछ बात करनी है। जानते हो, अपनी नई सहेली के साथ यहाँ आई थी इस बावड़ी के पानी में स्नान करने। उसने मुझे बताया था यह जादुई पानी है। इससे स्नान करके मेरे सारे चेहरे के निशान भी ठीक हो जाएंगे और मुझे कभी एलर्जी भी नहीं होगी। लेकिन ये सब गलत था, झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करते करते सुहाना रो पड़ती है। सुहाना का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगता है। वह अचानक ही उठकर जाने लगती है। आरती उसे रोकने की कोशिश करती है। सुहाना उसे मुड़कर देखती है और कहती है, तुम सही कह रही थी। मुझे पढ़ लिख कर अपनी कोई जगह बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी। अपने आप को अकेला कर लिया। मेरी नई सहेली कोई इंसान नहीं है, जानवर भी नहीं है, पता नहीं कौन है। इस बावड़ी का रंग ऐसे ही लाल नहीं है, यह खूनी बावड़ी है। आरती, तुम चली जाओ यहाँ से। यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। बात खत्म करते ही सुहाना कहीं गायब हो जाती है। पसीने से लथपथ आरती घबरा जाती है और उसे रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, वापस आओ, वापस आ जाओ सुहाना, वापस आ जाओ। आरती के चिल्लाने से माँ भी उठ जाती है। घड़ी में 6 बज रहे थे। माँ आरती को गले से लगा लेती है। आरती रो रो कर सारी बात माँ को बताती है। अब तो माँ भी घबरा जाती है। वह सुहाना के घर फ़ोन करती है। मैं अभी उसके चाचा जी से बात करके आपको बताती हूँ। सुहाने की माँ घबरा कर जवाब देती है। काफ़ी देर तक कोई फ़ोन नहीं आता। आरती माँ के साथ सुहाना के घर की ओर चल देती है। सुहाना के घर के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। लोग सुहाना की माँ को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत बुरी खबर है, सुहाना की बिटिया की लाश मिली है। मेहरौली की किसी बावड़ी के पास किसी ने शरीर का पूरा खून ही निकाल दिया। पूरा शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ है। उसका गीता आंटी बताती हैं। आरती को यकीन नहीं होता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर उसने उसे खो ही दिया। सुहाना को जिसका उसे डर था वही हुआ। सुहाना के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। पुलिस हैरान है कि कोई किसी के शरीर का खून कैसे निकाल सकता है, वो भी इतने बुरे तरीके से। बावड़ी के आसपास का रास्ता बंद कर दिया गया है। घर वालों से भी पूछताछ हुई मगर कुछ हाथ नहीं लगा। सुहाना रात को घर से कब निकल गई यह कोई नहीं जानता। सुहाना की सहेली का जो स्केच बनवाया गया उसके सच ने तो
सबको और डरा दिया। सुहाना की इस नई सहेली को मरे हुए 35 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है। लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने बाहर बोर्ड लगा दिया है, खूनी बावड़ी से दूर रहे।